हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज से 30 साल या 40 साल पहले इंडिया में और बाकी सब कंट्रीज़ में क्या होता था कि वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड को इंपोर्ट करते थे। बस यही एक तरीका था सारी कंट्रीज़ का आपस में कनेक्शन का। लेकिन एमएनसी के आ जाने के बाद, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के आ जाने के बाद ये सब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गए। एमएनसी किसे कहते हैं? एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करती है एक या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि उसका वर्किंग पैटर्न क्या रहता है। वो हमेशा एमएनसी क्या करती है, वो एक ऐसी प्लेस चूज़ करती है जहाँ उसे एक चीप लेबर और रिसोर्सेस मिल सके ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेस को सेटअप कर सके। इसका एक एग्जाम्पल है कि एमएनसी हमेशा क्या करती है, वो चाइना को चूज़ करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। इसी तरह ईस्टर्न यूरोप के पास भी एडवांटेज है कि उसकी मार्केट क्लोज है यूएस और वेस्टर्न यूरोप से। और इंडिया में एमएनसी के लिए ये एडवांटेज है कि इंडिया में आपको ऐसे स्किल्ड वर्कर मिल जाएंगे जो कि आपको टेक्निकल एरिया ऑफ प्रोडक्शन अंडरस्टैंड कर सके ईजिली। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज इंटरलिंक है आपस में प्रोडक्शन के थ्रू। ऐसा पैसा जो कि स्पेंड किया जाता है एसेट खरीद सके, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर ये इन्वेस्टमेंट एमएनसी करे, कोई एमएनसी कंपनी अगर ये इन्वेस्टमेंट करे तो इसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेट्स से कि जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री ले, इंडिया ले ले, कोई भी कंट्री है जहाँ की दूसरी एमएनसी कंपनी आके अपना ऑफिसेज और पूरा सेटअप करती है अपना वर्क प्रोडक्शन का। तो क्वेश्चन आता है कि जो वहाँ की लोकल कंपनीज है उनका क्या फ़ायदा होता है अगर एमएनसी सेटअप कर लेंगी अपना प्रोडक्शन का वर्क। जैसे कि हम जानते हैं कि एमएनसी के पास इन्वेस्टमेंट या रिसोर्सेस या मनी की कोई भी कमी नहीं रहती। तो होता ये है कि एमएनसी हमेशा प्रोवाइड क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है न्यू मशीन्स में और टेक्नोलॉजी में। ये जो दो मेन एस्पेक्ट है, इसकी वजह से हमेशा लोकल कंपनी को क्या होता है, टू साइडेड बेनिफिट होता है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है फॉरेन ट्रेड का, ये आप कह सकते हैं बेसिक मोटिव क्या रहता है। फॉरेन ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है प्रोड्यूसर को कि ताकि वो अपना माल जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे मार्केट में भी जाके बेच सकें, compete कर सके दूसरे प्रोड्यूसर से। लेट्स से कि अगर मैंने अपना माल यूरोप में भेज दिया और वहाँ कोई पर्सन है जिसने अपना माल यहाँ इंडिया में भेज दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इस तरह क्या हुआ कि हम अपना माल जो है वहाँ compete करवा रहे हैं और वो अपना माल यहाँ इंडिया में compete कराते हैं। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा प्लेयर क्या है? एमएनसी। एमएनसी सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन में प्लेयर इसलिए भी है क्योंकि एमएनसी है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गुड, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इनेबल किया है वो है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं? लिबरलाइजेशन इसे कहते हैं जैसे बैरियर और रिस्ट्रिक्शन को हटाना ताकि जो सर्विसेज और गुड्स का आपस में इंटरकनेक्शन है वो आसान हो सके। इंडिया में 1992 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें ये पॉलिसी थी कि उसमें लिबरलाइजेशन ईज कर दिया गया था। कर ये दिया गया था कि आपस में जो इंटरकनेक्शन है कंट्रीज़ में अब वो आसान हो जाएंगे 1992 के बाद।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल सेट करती है ट्रेड के आपस में कंट्रीज़ के। करंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज़ हैं जो कि इंक्लूडेड है WTO में। इम्पैक्ट क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में, ये हम पढ़ते हैं अब आगे। ग्लोबलाइजेशन से हुआ ये है कि आप कंज्यूमर के पास बहुत सारी वैरायटी हैं चूज़ करने के लिए। अगर वो मार्केट जाता है, अगर उसको कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है तो उसके पास एटलीस्ट 5-10 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें से वो सेलेक्ट कर सकता है कि उसके लिए कौन सा बेटर है। इससे हुआ ये कि है कि क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। अब वो कम पैसे दे के कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद सकता है, जिससे इवेंचुअली क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। एक अच्छा इम्पैक्ट और ये पड़ा है MNC का आने से। इससे हुआ ये कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। होता ये कि MNC जब आती है, अपना सेटअप करती है ऑफिस और फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन हाउसेस, तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। और तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब MNC जो आती है वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी लेके आती है किसी भी कंट्री में जहाँ उसे जाना होता है। अब डिसएडवांटेज क्या होती है ग्लोबलाइजेशन की? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि कुछ फ़ायदे होते हैं लोकल कंपनीज़ के, अगर MNC आती है उनसे डील करती है। लेकिन अब ये हमें ये भी देखना होगा कि जो कोई MNC आती है वो सारे लोकल कंपनी से डील नहीं कर सकती। वो स्मॉल चंक ऑफ कंपनी से डील होती है, उन्हीं का फ़ायदा होता है, उन्हीं तक सीमित रह जाता है। इससे होता ये कि जो लोकल इकनॉमी है वो रून हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। ग्लोबलाइजेशन का एक और डिसएडवांटेज ये है कि उसने इनइक्वालिटी राइज कर दी है इनकम और वेल्थ में। स्पेशली ये इनइक्वालिटी राइज हुई है रूरल और अर्बन एरिया में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब कोई MNC आती है और अपना सेटअप करती है ऑफिस, तो वो सेटअप करती है अर्बन या उसके आसपास एरिया में, तो अपॉर्चुनिटी बस वहीं तक रह जाती है। MNC का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से जो एक अपना कल्चरल और इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेट्स से कि अगर हमारा MNC यहाँ के सेटअप करती है तो उसका जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो हम देख भी सकते हैं इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि MNC डिफरेंट MNCs डिफरेंट ब्रांड्स आए हैं, उन्होंने सेटअप किया है, तो उसका इन्फ्लुएंस आप आसपास देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है। और जो लास्ट जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है कि लेट्स से कि MNC आई, उसने सेटअप किया अपना ऑफिस प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में। अब क्या हुआ कि वर्कर डिमांड करने लगे कि हमको अपना वेजेस बढ़ाना है, आप हमसे बहुत काम ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना वेज और सैलरी भी बढ़ाइए। तो होता ये है कि MNC अब ढूंढती है कि इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसे चीप लेबर मिल सकता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो उसके लिए तो आसान है यहाँ से शिफ्ट करना। होता ये है कि इससे हमेशा वर्कर पे एक प्रेशर बना रहता है काम करने का कम सैलरी में। बस इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू।